आज का हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध देखने से पूर्व हम यहाँ पे देखेंगे बंगाल की स्थिति। तो बंगाल जो कि उस समय मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था। औरंगजेब की जैसे मृत्यु होती है उसके पश्चात उसके साम्राज्य का विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। इसी घटनाक्रम में बंगाल में भी वहाँ की कमजोरी, मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर 1740 में अलीवर्दी खान ने बलपूर्वक बंगाल पर शासन कर लिया। शासन स्थापित कर खुद वहाँ का नवाब बन बैठा। अलीवर्दी खान कुशल और योग्य प्रशासक था। उसने अपने शासनकाल में निरंतर मराठा अधिकारियों से लड़ता रहा। अंत में 1751 में काफ़ी धन देकर उसने मराठा से संधि कर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें असफल रहा। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उनकी सिर्फ 3 बेटियां थीं और उसने अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। लेकिन इसका यह कार्य 2 बड़े बेटियों को पसंद नहीं आया। परिणाम स्वरूप उसके शासनकाल में ही दरबार में षड्यंत्र होना प्रारंभ हो गया। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। आगे हम देख लेते हैं अब प्लासी युद्ध के क्या कारण थे वो देख लेते हैं। तो प्लासी युद्ध के अनेक कारण थे। सिराजुद्दौला के सिंहासन पर आसीन होते ही अंग्रेजों के संबंध कटुतापूर्ण हो चले थे और जो 1756 ईस्वी तक कटुतापूर्ण संबंधों में निरंतर वृद्धि होती चली गई। इस शत्रुता के उत्पन्न होने के अनेक कारण थे। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं सिराजुद्दौला का अनिश्चित उत्तराधिकारी और राज्य में आंतरिक कलह। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था। सिराजुद्दौला उसकी सबसे छोटी बेटी का पुत्र था, अतः अलीवर्दी खां द्वारा सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करना उनकी अन्य पुत्रियों एवं उनके पुत्र इससे नाराज हो गए। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसकी एक पुत्री घसीटी बेगम तथा शौकत जंग अपनी अपनी दलीलें पेश करने लगे। बंगाल के कुछ दरबारियों ने भी उनका समर्थन किया। इसके अतिरिक्त सिराजुद्दौला की स्थिति अनिश्चित और शिथिल हो गई। अंग्रेज लंबे समय से बंगाल पर अपनी दृष्टि लगाए हुए थे, अतः अब उन्होंने भी बंगाल में व्याप्त इस व्यवस्था का फ़ायदा उठाने का प्रयत्न किया। सिराजुद्दौला के विरोधियों द्वारा अंग्रेजों की सहायता। तो अलीवर्दी खां के जीवन में ही यह अफवाह व्याप्त थे कि अंग्रेज सिराजुद्दौला के विरुद्ध घसीटी बेगम का समर्थन कर रहे हैं। प्रारंभ में अंग्रेजों ने इस अफवाह का खंडन किया, परंतु सत्य यह है कि अंग्रेजों का अलीवर्दी खां की मृत्यु के उपरांत भी घसीटी बेगम के दीवान राजवल्लभ के साथ यह व्यवहार चल रहा था। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला के हृदय में अंग्रेजों के विरुद्ध शंकाएं उत्पन्न होने लगी। सिराजुद्दौला द्वारा किलेबंदी पर प्रतिबंध। तो अलीवर्दी के खास के टाइम पीरियड से ही अंग्रेज और फ्रांसीसी किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिए थे। लेकिन अलीवर्दी खां काफ़ी बूढ़ा हो जाया रहता है, इसलिए उनकी बातों को यहाँ पे दोनों ही यूरोपीय शक्तियों ने ध्यान नहीं दिया। अब हम देखते हैं सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड में क्या करते हैं। तो सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड में भी जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होने वाला रहता है, तो ये दोनों यूरोपीय शक्ति अपने अपने क्षेत्र का किलेबंदी करना प्रारंभ कर देता है। सिराजुद्दौला द्वारा मना करने के बावजूद इन्होंने उनके आदेश का पालन नहीं किया, तो दोनों के मध्य विरोध बढ़ता चला गया। आगे देख लेते हैं अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। मुगल सम्राट फर्रुख सियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 3000 रुपये में कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रदेशों में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। किंतु कंपनी के कर्मचारी इन सुविधाओं का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। उन्होंने अपने दस्तक, कहने का मतलब है
अनुमति पत्र को भारतीय व्यापारियों को रिश्वत लेकर बेच दिए। परिणाम स्वरूप भारतीय व्यापारी भी अब संपूर्ण प्रदेश में मुक्त व्यापार करने लगे। सिराजुद्दौला के लिए यह स्थिति असहनीय थी, क्योंकि उनको आर्थिक क्षति होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि राज्य का आय का एकमात्र स्रोत होता है कर। अगर नवाब को कर ही नहीं मिलेगा तो वो अपनी प्रशासन व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से जो है प्रारंभ करेगा या व्यवस्थित रखेगा। आगे देखते हैं हम सिराजुद्दौला का कासिम बाजार कलकत्ता पर अधिकार तथा ब्लैक होल की घटना। अंग्रेजों से अत्यंत नाराज होने के कारण सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर अपना अधिकार कर लिया। 16 जून को वह कलकत्ता पहुंच गया। उसे किसी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। उसने 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। कलकत्ता का गवर्नर डेक तथा कलकत्ता का उत्तरदायित्व हॉलवेल नामक सैनिक को सौंपकर वो भाग जाता है। यहाँ पर एक कालकोठरी की घटना घटित हुई थी, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस कालकोठरी की घटना को पूर्णतः मनगढ़ंत मानते हैं। आधुनिक इतिहासकार का इस घटना के संबंध में कहना है कि हॉलवेल तथा उसके उन सहयोगियों ने जिन्होंने इस घटना का अनुमोदन किया था, इस मनगढ़ंत कथा को रचने का षड्यंत्र जो है अंग्रेजों ने ही किया था। आगे देख लेते हैं हम अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार तथा चंद्रनगर पर अधिकार। कासिम बाजार और कलकत्ता में अंग्रेजों की पराजय का समाचार जब मद्रास काउंसिल के सदस्यों तथा अन्य अंग्रेज अधिकारियों को मिला तो इन अधिकारियों ने क्लाइव के सेनापतित्व में स्थल सेना और सेना की एक टुकड़ी तथा वाटसन की अध्यक्षता में नौसेना जो है बंगाल की ओर भेजी। इस समय सिराजुद्दौला अपने विरोधी शौकत जंग के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा था। उसने अपने एक सेनापति मानिकचंद को कलकत्ता का उत्तरदायित्व सौंप रखा था, लेकिन जो मानिकचंद रहता है वो पहले से अंग्रेज़ों से मिला रहता है। जब अंग्रेज़ जो है कलकत्ता पे आक्रमण करता है तो यहाँ पे जो मानिकचंद रहता है थोड़ा सा युद्ध का दिखावा करता है और अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है। कहने का मतलब युद्ध का दिखावा कर वह कलकत्ता से भाग जाता है, ताकि नवाब को ये ना लगे कि मानिकचंद ने युद्ध नहीं किया। आगे देखते हैं, इसलिए 1757 में कलकत्ता पर पुनः अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अंग्रेज़ों को आशंका थी कि कहीं सिराजुद्दौला जो है चंद्रनगर की संधि सिराजुद्दौला चंद्रनगर के फ्रांसीसियों से ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे कलकत्ता पर अधिकार होता है उसके पश्चात सिराजुद्दौला से उन्होंने शीघ्रता से संधि कर ली अलीनगर की। इस अवसर पर स्वयं क्लाइव ने कहा था, 1 अथवा 2 दिन का विलंब फ्रांसीसियों तथा नवाब के विरुद्ध सहयोग के कारण ही कंपनी की समस्त आशाओं का विनाश कर देता। कहने का मतलब विलंब करना यहाँ पे उचित नहीं था। इन्होंने जल्दी से अलीनगर की संधि जो है नवाब से कर लेता है। नवाब से संधि के बाद ही क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया। इस परिस्थिति में सिराजुद्दौला को फ्रांसीसियों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में यह नवाब की राजनीतिक भूल थी। आगे हम देखते हैं, इस प्रकार इस कूटनीतिक युद्ध में नवाब अंग्रेजों से पराजित हो गया। अब देख लेते हैं नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। जैसे कि प्रारंभ में हम बता चुके हैं कि क्लाइव ने नवाब की शक्ति समाप्त करने के लिए कूटनीति और उसके दरबार में षड्यंत्र करवाने का आरंभ कर दिया था। क्लाइव ने नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफ़र तथा एक अन्य सेनानायक राय दुर्लभ, जो कि वहाँ का दीवान था, वो अपनी ओर कर लिया। मीर जाफ़र भी नवाब बनने के लालच में षड्यंत्र करने के लिए तैयार हो जाता है। आमिर चंद, जो कि एक समृद्ध व्यापारी था, उन्होंने मीर जाफ़र तथा अंग्रेज़ों के मध्य जो है एक गुप्त संधि करवाता है। आगे हम देखते हैं, जिसमें यह निश्चित होता है कि मीर जाफ़र ने आश्वासन दिया कि वह सेना सहित अंग्रेज़ों का साथ देगा तथा इस संधि द्वारा यह निश्चित हुआ कि कलकत्ता के विनाश की क्षतिपूर्ति हेतु मीर जाफ़र 1 करोड़ रुपए कंपनी को तथा 50 लाख अंग्रेज़ों को तथा 20 लाख जो है कलकत्ता के हिंदुओं को देगा। दूसरी बात यह कि मीर जाफ़र कलकत्ता की किलेबंदी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा अंग्रेज़ों का।
मीर जाफ़र उपयुक्त सभी निर्णयों का पालन करेगा तो अंग्रेज उसके सभी शत्रुओं से उसकी विरुद्ध रक्षा करेंगे, परंतु इन परिस्थितियों में अंग्रेजी सेना का व्यय जो है मीर जाफ़र को ही सहन करना पड़ेगा। ये उन दोनों के बीच जो है संधि हुई। आगे हम देखते हैं घटनाएं। तो प्लासी युद्ध की घटनाएं कैसे हुई घटित। षड्यंत्र के पूर्व षड्यंत्र के पूर्ण रूप से निश्चित हो जाने पर क्लाइव युद्ध का बहाना ढूंढने लगा। उसने शीघ्र ही सिराजुद्दौला पर आरोप लगाया कि वह 9 फरवरी 1757 की अलीनगर की संधि का पालन नहीं कर रहा है। वह फ्रांसीसी तथा डचों के साथ सहयोग करके षड्यंत्र कर रहे अंग्रेजों के विरुद्ध। सिराजुद्दौला द्वारा इस आरोप का खंडन करने पर भी क्लाइव ने उस पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि क्लाइव यहाँ पास बहाना ढूंढ रहा था कि कैसे भी करके अब क्या करें, हम बंगाल के नवाब के ऊपर क्या करें, आक्रमण करें। तो 22 जून 1757 को नवाब तथा अंग्रेजों की सेनाएं जो है प्लासी नामक गांव के पास एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई, जबकि अंग्रेजी सेना की संख्या जो है यहाँ पे 3200 थी, परंतु क्लाइव को यह विश्वास था कि सिराजुद्दौला की विशाल सेना जो कि 50 लाख थी, 50 लाख में से अधिकांश सेना जो है अंग्रेजों के साइड मिल गई थी। तो इस चीज़ का क्लाइव को अंदाज़ा था, यह उनको पता था कि अधिकांश सेना जो है हमारे साइड से युद्ध नहीं करेगा। तो कुछ ही सेना जो है अंग्रेजों का सामना करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं मोहनलाल तथा मीर मदन के सेनापतित्व में नवाब की थोड़ी सी सेना तथा कुछ फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी सेना का वीरतापूर्वक सामना किया। मीर जाफ़र तथा राय दुर्लभ के सेनापतित्व में एक विशाल भाग ने इस युद्ध में कोई भाग नहीं लिया। सिराजुद्दौला के साथ यह विश्वासघात किया। जब नवाब को इसका पता चलता है कि उसके बड़े बड़े सेना नायक उससे विश्वासघात कर रहे हैं तो वह घबरा गया और अंत में अपने प्राणों की रक्षा हेतु युद्ध क्षेत्र से भाग गया। युद्ध क्षेत्र से भागकर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद पहुंचा। वहां से अपनी पत्नी को लेकर पटना के लिए रवाना हो गया, परंतु उसे शीघ्र ही बंदी बना लिया गया और कुछ समय पश्चात मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार धोखे से अंग्रेजों ने बंगाल पर बड़ी सफलता जो है प्राप्त कर ली। प्लासी युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए। तो प्लासी युद्ध के परिणाम में हम देखेंगे बंगाल पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा हम देख सकते हैं कंपनी के क्षेत्रीय लाभ में बढ़ोतरी हुई, उन्हें बंगाल का बड़ा सा भाग जो है मिल गया, उसके अंदर आ गया और उनको युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए लगभग 1 करोड़ से 70 लाख रुपए जो है क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेज़ों को मिलता है। यहाँ पे क्लाइव को 20 लाख रुपए मिलता है, वाटसन को भी 20 लाख रुपए मिल जाता है। इस प्रकार से नवाब का कुल 3 करोड़ रुपए व्यय होता है। मीर जाफ़र जो कि वहाँ का नवाब बन रहा है। आगे हम देखते हैं कंपनी के गौरव में वृद्धि। प्लासी के युद्ध ने कंपनी के गौरव में अत्यंत वृद्धि कर दी। आगे हम देख लेते हैं और दक्षिण में होने वाले आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष पर प्रभाव। अब यहाँ पे फ्रांसीसी शक्ति को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकता है अंग्रेजी शक्ति। आगे हम देख लेते हैं और बंगाल में होने वाली क्रांतियों का पथ प्रदर्शन। इसके अतिरिक्त भारत विजय का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाता है, बंगाल का शोषण प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो है समाप्त होता है।